जानना चाहता हूँ कि पेरेंट्स जो होते हैं ना वो अपने बच्चों की सबसे पहले देखना चाहते हैं, तो आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन रहा उस समय? वो आपने जब उनको बताया जाके तो उन्होंने क्या फील किया? जिस वक्त मैंने पीडीएफ में अपना नाम देखा, वो रोल नंबर मैंने डबल कंफर्म किया, उसके बाद मेरे आंखों में आंसू थे, मेरे पेरेंट्स के आंखों में आंसू थे और वो मोमेंट मैं कभी नहीं भूलूंगा। शाम के 4 बजे थे और मैंने पीडीएफ में अपना रोल नंबर देखा और मुझे अपनी आंखों के सामने वो अपना सारा स्ट्रगल जो मैंने उतने दिनों में किया, वो सारा एक फ्लैशबैक आया। एक फ्लैशबैक आया। बहुत अच्छा सौरभ। चलिए, जब हौसला कर लिया हो ऊंची उड़ान का, तो फिजूल है देखना कद आसमान का। बिल्कुल इसी तरीके से बिल्कुल इस शायरी पे फिट बैठ रही है आज हमारे एक बहुत ही प्यारे स्टूडेंट की स्टोरी, जो कि कल आए रिजल्ट में एसबीआई क्लर्क में फाइनली सिलेक्टेड हो चुके हैं। सो प्लीज सौरभ, कम ऑन द स्टेज। कंग्रेचुलेशन सौरभ, थैंक यू। आई फाइनली सिलेक्टेड हो गए आप एसबीआई क्लर्क में। सो सबसे पहले आप ये मेरे को बताओ कि ये जो मूवमेंट है, ये हर एक एस्पिरेंट जो गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, हर कोई इसको जीना चाहता है, ठीक है? आपने भी कभी इस मूवमेंट का इंतजार किया होगा मेहनत करते समय। कभी रिजल्ट हुआ, कभी नहीं हुआ, कभी फ्रस्ट्रेशन हुआ, बहुत कुछ हुआ, ठीक है? उस पर तो हम लोग बाद में बात करेंगे। लेकिन जब आपका फाइनली रिजल्ट आया और आप सिलेक्टेड हो गए, आपको कैसा महसूस हुआ? बहुत अच्छा महसूस हुआ। हर एक एस्पिरेंट के लिए ये दिन आना चाहिए। हर एक एस्पिरेंट चाहता है कि जब वो प्रिपरेशन की जर्नी स्टार्ट करता है कि वो फाइनली सेलेक्टेड हो, उस पीडीएफ में उसका नाम आए। इतने दिन जो वो सैक्रिफाइसेस किया है, अर्ली मॉर्निंग्स, लेट नाइट्स, वो सारा वर्थ इट हो। पेरेंट्स का एक्सपेक्टेशंस, पेरेंट्स का सपोर्ट, टीचर्स का गाइडेंस, दोस्तों का सपोर्ट्स, वो सारा कुछ कल उस पीडीएफ में मेरे रोल नंबर को देखने के बाद सक्सेसफुल रहा। तो ये सबसे मैं जानना चाहता हूँ कि पेरेंट्स जो होते हैं ना वो अपने बच्चों की सबसे पहले देखना चाहते हैं, तो आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन रहा उस समय? वो आपने जब उनको बताया जाके तो उन्होंने क्या फील किया? जिस वक्त मैंने पीडीएफ में अपना नाम देखा, वो रोल नंबर मैंने डबल कंफर्म किया, उसके बाद मेरे आंखों में आंसू थे, मेरे पेरेंट्स के आंखों में आंसू थे और वो मोमेंट मैं कभी नहीं भूलूंगा। शाम के 4 बजे थे और मैंने पीडीएफ में अपना रोल नंबर देखा और मुझे अपनी आंखों के सामने वो अपना सारा स्ट्रगल जो मैंने उतने दिनों में किया, वो सारा एक फ्लैशबैक आया। एक फ्लैशबैक आया। बहुत अच्छा सौरभ। चलिए सौरभ, आप देख ही रहे हैं कैसे वो मूवमेंट जो होता है ना, वो मूवमेंट जब आता है तो आदमी क्या महसूस करता है, वो आप सौरभ की खुशी से आज महसूस कर सकते हैं, ठीक है? और आप भी ये कर सकते हैं बिल्कुल डेडिकेशन के साथ, पढ़ाई करके, बिल्कुल हार्ड वर्क करके। तो आइए हम लोग ये जानते हैं कि सौरभ ने इस जर्नी को कैसे कवर किया, कैसे इस बंदे ने मेहनत करी, कैसे टीचर से गाइडेंस लिया, कैसे मॉक्स लगाए, जब फ्रस्ट्रेशन होता था, नहीं अच्छे मार्क्स आते थे या 1-2 नंबर से सिलेक्शन रह जाता था, तो उस मोमेंट को ये कैसे हैंडल करता था? खेलता था या फिर सॉन्ग सुनता था या फिर उसको इग्नोर करता था, फिर दूसरे दिन तैयार होता था, खुद को स्ट्रांग बनाता था, फिर उसको प्रिपेयर करता था? तो ये हम लोग सौरभ से थोड़ा जानते हैं, ठीक है? तो सौरभ, आप सबसे पहले मेरे को एक बात बताओ, ये जो बैंकिंग का एग्जाम है, इसमें जो इंपॉर्टेंट हमारे सब्जेक्ट्स हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, रीजनिंग है, इंग्लिश लैंग्वेज है, बाकी करंट अफेयर्स वगैरह जो आपके मेंस में पूछे जाते हैं, आप इस सब्जेक्ट को हैंडल कैसे करते थे? हर सब्जेक्ट को कैसे आप टाइम दिया करते थे? शुरू में तो 2-3 महीने लगा सिलेबस जानने में, एग्जाम पैटर्न जानने में, 1-2 पेपर दिया, टीचर्स का गाइडेंस मिला, अड्डा ज्वाइन किया, यहाँ अड्डे के टीचर्स से मिले, यहाँ पे टीचर्स ने सपोर्ट किया। आपके थ्रू इंग्लिश सीखा, उदय सर के थ्रू मैथ सीखा, अरमान सर के थ्रू रीजनिंग सीखा। उससे पहले उतना आइडिया नहीं था, उससे पहले मैं जॉब कर रहा था, जैसे कि आपको पता है। आप टीसीएस में जॉब भी करते थे, आपने जॉब ड्रॉप करके आप? हाँ, वो एक बहुत बड़ा डिसीजन था। उसमें पेरेंट्स का, फैमिली का, मेरे भैया का बहुत सपोर्ट था कि जॉब क्विट करके गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन करना, वो एक थोड़ा सा आज के डेट में रिस्की है, क्योंकि टीसीएस एक अच्छी कंपनी थी। फिर भी मुझे गवर्नमेंट जॉब करने का इच्छा था, इसलिए मैंने क्विट किया। उसके बाद मैंने फिर अड्डा ज्वाइन किया। अड्डा ज्वाइन करने के आप जैसे टीचर्स मिले, सपोर्ट मिला, गाइडेंस मिला। जब भी फेलियर होता था, जब भी थे, अड्डा के सारे टीचर्स हमेशा अवेलेबल थे हमारे लिए, ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, शाम हो, दिन हो, कभी भी हेल्प चाहिए था। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि टीचर्स अवेलेबल नहीं थे। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है ना सर, बच्चों को एक डाउट होता है जब मैं पढ़ाता हूँ, शायद आपको भी ये हुआ होगा, तो आपने अपने टीचर से या मुझसे कभी कंसल्ट किया होगा कि सब्जेक्ट्स को कैसे हैंडल करें। वो बोलते हैं 2 पढ़ लिए, 1 छूट गया, मैथ्स रीजनिंग पढ़ लिया, इंग्लिश छूट लिया, इंग्लिश रीजनिंग पढ़ लिया, मैथ्स छूट गया। तो ये बैलेंस उनको करना पड़ेगा। ये बैलेंस करने के लिए आप उनको ये बताओ कि ये बैलेंस कैसे करें, हर सब्जेक्ट को एक प्रॉपर शेड्यूल के साथ कैसे आप इस फोकस किया करते थे, ये चीज आप मेरे को थोड़ा मेरे केस में तो मैंने सबसे पहले अड्डा के टीचर्स, आप सबसे गाइडेंस लिया था। आप लोगों ने एक
बनाया, शेड्यूल बना के दिया, उस शेड्यूल को मैंने फॉलो किया। उस शेड्यूल में जो दिक्कत हुई मुझे, उस शेड्यूल को आप लोगों ने करेक्ट किया। आप लोगों ने बताया कि ये ज़रूरी नहीं है कि एक दिन में सारा सब्जेक्ट्स कवर किया जाए, एक दिन में सारा सब्जेक्ट्स कवर किया जाए। वीकली एक शेड्यूल बनाया जाए, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, जीए चारों सब्जेक्ट को एक साथ शुरू से लेके चलने के लिए। और मॉक का अलग शेड्यूल आपने बताया, मॉक को कैसे एनालाइज करना है, सब अड्डा के टीचर्स से मैंने सीखा। उस वजह से आज मैं इस मुकाम पे हूँ। अच्छा सौरभ, ये मॉक का क्या इंपॉर्टेंस है? बच्चों को कब से मॉक लगाना शुरू कर देना चाहिए? मॉक में मार्क्स अच्छे आए खराब आए उसको इग्नोर करना चाहिए, फिर उसको आगे इम्प्रूव करना चाहिए, उसका एनालिसिस करना चाहिए। ये मॉक का थोड़ा सा इंपॉर्टेंस आप प्लीज मॉक का बच्चों बहुत को ज्यादा बताइए। इंपॉर्टेंस है। शुरू में मैंने जब अड्डा ज्वाइन नहीं किया तो आपने कब से मॉक लगाना शुरू किया था? मतलब कितने दिन आपको प्रिपरेशन करते मेरे हो गए केस में थे? थोड़ा सा डिले था। मैंने 1-2 महीने सेल्फ स्टडी किया था। उस समय मुझे लग रहा था कि मैं जब सिलेबस 50% कंप्लीट कर लूंगा उसके बाद मॉक दूंगा तो मॉक में अच्छे स्कोर्स आएंगे तो थोड़ा बूस्ट होगा। लेकिन यहाँ पे जब अड्डा के टीचर्स से मिला, यहाँ पे पता चला कि जब सिलेबस स्टार्ट करो, जब कुछ चैप्टर्स 1-2 चैप्टर स्टार्ट हो, विद इन 1 वीक 2 वीक में मॉक रेगुलर वीक में लगाओ। शुरू में मॉक टेस्ट लेना उतना जरूरी नहीं है, लाइव मॉक टेस्ट बहुत सारे आते हैं, उनको एनालाइज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रेदर देन उस मॉक के मार्क्स को लेकर डिसअपॉइंट होना, या फिर उस मॉक को लेकर के कि मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं, मेरे से सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। ये सारी चीजें उतनी मैटर नहीं करती है शुरू में, और जैसे जैसे सिलेबस कंप्लीट होता है वैसे वैसे मार्क्स आपके स्कोर इंक्रीज होते हैं और आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है। मॉक का एनालिसिस सौरभ, बहुत बच्चे ये होते हैं मॉक तो लगा लेते हैं लेकिन उसका एनालिसिस नहीं करते। आप क्या करते थे? आप मॉक पेपर लगाने के बाद उसका एनालिसिस किस तरीके से करते थे? उसकी क्या इंपॉर्टेंस है एनालिसिस की खास करके? जैसे हम 3 दोस्त थे, 3 साथ में प्रिपेयर करते थे, तो हम लोग एक साथ बैठते थे, मॉक लगाते थे, आपस में मॉक के स्कोर्स को कंपेयर करते थे, किसका किस में कितना ज्यादा मार्क्स आया, किस वजह से आया, पहले मॉक में कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, कौन सा क्वेश्चन को उस पर्टिकुलर मॉक में स्किप करना था। क्योंकि बैंक में सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए नहीं होते हैं, जो डुएबल होते हैं पहले वो करने चाहिए, उसके बाद थोड़े मॉडरेट लेवल के और हार्ड लेवल के क्वेश्चंस अगर टाइम परमिट करते हैं तभी अटेम्प्ट करने चाहिए, वरना वो स्किप करके भी सिलेक्शन लिया जा सकता है। तो मॉक अगर आप नहीं देते हैं तो आपका वो कॉन्फिडेंस जो है वो नहीं आता है, तो मॉक देना काफी जरूरी है। अच्छा सौरभ, जैसे कि आप पढ़ाई करते होंगे तो कभी कभी थक जाते होंगे कि भाई बहुत बोरिंग हो रहा है, आखिर कितना ही पढ़े, 10-12 घंटा रोज पढ़ना, ठीक है। तो फिर आप उस चीज को कैसे चिल कैसे करते थे? फ्रेंड्स के साथ मिलते थे या खेलते थे या म्यूजिक सुनते थे? आप चिल करते थे खुद को, देन वापस आप रिफ्रेश होकर अपनी स्टडी पे लगते थे? ये चीज आप कैसे करते थे? हाँ, ये वो थोड़ा सा स्टडी को मोनोटोनस होना नहीं चाहिए। 2-3 घंटे के बाद 1 घंटे का ब्रेक, थोड़ी देर थोड़े बाहर निकल गए, दोस्तों को कॉल कर लिया, थोड़ा गाना सुन लिया, थोड़ा क्रिकेट मैं देखता हूँ तो मैं क्रिकेट का स्कोर देख लिया, टीचर्स से बात कर लिया, थोड़ा बताया कि हाँ थोड़ा सा लग रहा है कि अभी नहीं हो पाएगा, तो आप लोग से बात होती थी, आप लोग मोटिवेट करते थे, बताते थे कि रिक्रिएशनल एक्टिविटीज भी थोड़ा किया करो, उससे थोड़ा सा माइंड फ्रेश होता है तो और ज्यादा अच्छे से एक्टिव रहता है। तो वो सब रोल है। सिर्फ लगातार बुक्स को लेके पढ़ने में कि हाँ आवर्स ऑफ स्टडी, वो नहीं देखना है, क्वालिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर देन जितने आवर्स हम पढ़ रहे हैं। और सौरभ, जैसे कि फ्रस्ट्रेशन जो एक पॉइंट है, जो जब सिलेक्शन नहीं होता है, आप भी कभी रहे होंगे, अब तो आप फाइनली सिलेक्टेड हो गए, तो जब आप किसी 2 मार्क्स से रह गए या 1 मार्क्स से रह गए तो उस समय आपको कैसा फील होता था? फिर आपने उस चीज से कैसे खुद को बिल्कुल बाहर निकाल के आपने देन फिर हिम्मत करके स्टडी स्टार्ट करा? ये चीज के बारे में थोड़ा सा बताइए, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों के साथ होता है, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा सा सौरभ आप बताइए। शुरू में पहली बार जब हुआ था उस बार थोड़ा सा खराब लगा था। फैमिली से बात किया, पेरेंट्स से बात किया, भैया से बात किया, आप लोगों टीचर से बात किया, तो आप लोगों ने उस चीज को दूसरे नजरिए से देखना समझाया कि आपको ये नहीं देखना है कि 2 मार्क्स 3 मार्क्स से छूटा है, आपको उसका पॉजिटिव साइड देखना है कि आप सिर्फ सिलेक्शन से 2 और 3 मार्क्स दूर हैं। उस वे में अगर देखोगे तो इस बार नहीं तो अगली बार आपका सिलेक्शन जरूर होगा। और कट ऑफ से 1-2 मार्क्स छूटना एक अच्छा चीज है कि अगर आपका एक एग्जाम में नहीं हुआ तो हो सकता है आपका उससे अच्छे एग्जाम में हो। सो आप देख रहे हैं किस तरीके से सौरभ ने हार्डवर्क करा, डेडिकेशन करा, हर मोमेंट को फ्रस्ट्रेटेड नहीं हुए, वो हर मोमेंट को लाइटली लिया, उसको हैंडल किया, फिर से शुरुआत किया, फिर से मॉक्स लगाए, फिर से प्रैक्टिस करा, अपने टीचर से गाइडेंस लिया। तो लाइफ में कभी फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, अप्स एंड डाउन्स लगे रहते हैं। आज सक्सेस होके बंदा हमारे सामने खड़ा है, कल आप भी खड़े हो सकते हैं। बस कंसिस्टेंसी मेंटेन करिए, हार्ड वर्क करते रहिए, बस इतना ही। सो थैंक यू सौरभ आने के लिए, हमें टाइम देने के लिए। सर, वेरी वेरी थैंक यू। थैंक यू।